नमस्कार, आईएसडी न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मिंटू झा। तो बात करेंगे कुछ प्रमुख खबरों को लेकर, जिसमें पहली खबर भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी है। भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से पटरी पर लौट रही है। चालू वित्त वर्ष के पहली तिमाही यानी अप्रैल जून में जीडीपी 13.5% बढ़ी है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की तरफ से जारी ये आंकड़े बहुत ही राहत देने वाली है। इन आंकड़ों को देखकर अधिकतर लोगों को एक खुशी सी हो रही है, क्योंकि अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। पिछली तिमाही में यह आंकड़ा सिर्फ 4.1% था, लेकिन क्या वाकई जीडीपी में 13.5% की ग्रोथ खुश होने वाली बात है? यहाँ एक सवाल उठता है कि इस ग्रोथ का मतलब ये समझा जा सकता है कि खतरा अब टल गया है, या ग्लोबल मंदी भारत के लिए एक बड़ा खतरा बनकर इंतजार कर रही है। आइए समझते हैं जीडीपी में 13.5% ग्रोथ के मायने क्या है। अगर बात दुनिया की करें तो इन दिनों तमाम देश महंगाई से जूझ रहे हैं। ऐसे में दुनिया की बहुत से देशों की अर्थव्यवस्था में रिकवरी नहीं दिखाई दे रही। अमेरिका में तो मंदी आना लगभग तय हो चुका है। वहाँ पिछली 2 तिमाही से अर्थव्यवस्था में गिरावट देखने को मिल रही है। ब्रिटेन में भी मार्च तिमाही में अर्थव्यवस्था में गिरावट थी और जून में भी गिरावट के ही संकेत मिल रहे थे। ऐसे में जब दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था में गिरावट आ रही है तो भारत की जीडीपी में 13.5% की ग्रोथ दिखना खुशखबरी जैसा ही है। अच्छी बात यह भी है कि यह अब तक की दूसरी सबसे ऊंची ग्रोथ है। वहीं पिछली 4 तिमाही में सबसे बड़ी ग्रोथ है। पिछले साल इसी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 20.1% थी। भारत की अर्थव्यवस्था ने ये शानदार आंकड़े ऐसे समय में दिया है जब दुनिया की कई विकसित अर्थव्यवस्थाएं पस्त हो चुकी है। इससे पहले वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में भारत का सफल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी 4.1% की दर से बढ़ा था। पूरे वित्त वर्ष की बात करें तो 2021 और 22 के दौरान जीडीपी की ग्रोथ रेट 8.7% रही थी। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के आंकड़ों के अनुसार जून 2022 में भारतीय इकोनॉमी की ग्रोथ रेट 13.5% रही। NSO ने साथ ही यह भी बताया कि जुलाई महीने में कोर सेक्टर का आउटपुट सुस्त पड़ा है। साल भर पहले कोर सेक्टर की ग्रोथ रेट 9.9% रही थी, जो जुलाई 2022 में कम होकर 4.5% पर आ गई। इस साल की पहली तिमाही में यानी अप्रैल से जून तक अर्थव्यवस्था 36.85 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है, जो पिछले साल की इस अवधि के 32.46 लाख करोड़ रुपए से 13.5% ज़्यादा है। इसे रियल जीडीपी कहा जाता है, यानी यह वो आंकड़ा है जो आर्थिक सेहत की असली तस्वीर पेश करता है। 13.5 की बढ़त का यह आंकड़ा पिछले एक साल का सबसे बड़ा उछाल है। यह दिखाता है कि इस वक्त दुनिया की सारी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के मुकाबले भारत सबसे तेज गति से बढ़ रहा है। BBC में छपी रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल से जून 2019 में जीडीपी 35.48 लाख करोड़ रुपए थी, जो कोरोना के तुरंत बाद 2020 में 27.03 लाख रुपए तक गिरने के बाद पिछले साल 32.53 लाख करोड़ रुपए और अब 36.85 लाख करोड़ रुपए पर पहुंची है। यानी हम कोरोना काल से पहले के मुकाबले बेहतर स्थिति में आ चुके हैं। भले ही 13.5% की जीडीपी ग्रोथ खुशी की बात है, लेकिन यह आंकड़ा अनुमान से कम है। अर्थशास्त्रियों ने अनुमान लगाया था कि यह आंकड़ा 14% से अधिक ही रहेगा। रिजर्व बैंक के अनुमान के मुताबिक 16.2% के करीब होना चाहिए था। वहीं SBI ने जीडीपी में 15.7% ग्रोथ रहने का अनुमान लगाया था। अगर बात किसी देश के विकास की करें तो बेशक उसमें जीडीपी का एक अहम रोल होता है, लेकिन जीडीपी के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि विकास हो रहा है। जीडीपी से सिर्फ सामान की खरीद बिक्री का आंकड़ा सामने आता है। इससे यह नहीं पता चलता कि लोग किस हालत में रह रहे हैं। जीडीपी यह नहीं बताता कि किसी देश के लोगों की सेहत कैसी है और उनके वेलफेयर के लिए क्या काम हो रहा है। जैसे आर्थिक गतिविधियां तेजी से बढ़ती है तो जीडीपी बढ़ती है। यह भी मुमकिन है कि लोग अधिक काम कर रहे हो, जिससे जीडीपी बढ़ी है। ऐसे में जीडीपी से आप ये नहीं जान सकते हैं कि लोगों को आराम करने का वक्त और परिवार के साथ खुशियां बांटने का वक्त मिल रहा है या नहीं। जीडीपी से यह पता नहीं चल सकता कि लोग खुश हैं या नहीं। ऐसे में जीडीपी को विकास का पैमाना नहीं, बल्कि सिर्फ एक अहम हिस्से की तरह ही देखा जा सकता है। अगली खबर
रिलायंस इंडस्ट्रीज से जुड़ी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी इस साल जियो के ग्राहकों को एक बहुत बड़ा तोहफा देने जा रहे हैं। कंपनी के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने ऐलान किया है कि इस साल दिवाली तक 5G सेवाएं देश भर में रोल आउट हो जाएंगी। इसी के साथ रिलायंस जियो देश की पहली टेलीकॉम कंपनी बन जाएगी जो भारतीय ग्राहकों के लिए 5G सेवा लेकर आएगी। दरअसल रिलायंस के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कंपनी की 45वीं वार्षिक जनरल मीटिंग में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने देश भर को 5G सेवाओं के रोल आउट होने की जानकारी दी। गौरतलब है कि देश भर को इंटरनेट की 5G सेवाओं का बेसब्री से इंतजार है। इसी के साथ 5G इंटरनेट सेवा को एक नए युग की शुरुआत माना जा रहा है, जहां देशवासियों को डिजिटल रूप से जुड़ने का बेहतरीन अनुभव मिलेगा। मुकेश अंबानी ने कहा कि वे जियो के माध्यम से 100 मिलियन घरों के लिए अगले 2 महीनों में स्मार्ट होम सॉल्यूशन और बेहतरीन डिजिटल अनुभव लेकर आएंगे। मुकेश अंबानी ने आगे कहा कि जियो 5G की उच्चतम कनेक्टिविटी के साथ अब किसी भी समय किसी भी जगह से किसी व्यक्ति से कनेक्ट कर पाना आसान हो जाएगा। वहीं जियो के ग्राहकों को यह सुविधा अफोर्डेबल रेट्स के साथ उपलब्ध करवाई जाएगी ताकि हर यूजर्स इस सुविधा का लाभ ले सके। उन्होंने कहा कि जियो 5G विश्व की सबसे एडवांस नेटवर्क में से एक होगा। यह 4G सेवाओं पर निर्भर नहीं होगा। अंबानी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि फिलहाल इस दिवाली तक कंपनी को कुछ मुख्य शहरों को सुविधा उपलब्ध करवाएगा, जिसके बाद अगले साल 2023 तक जियो की 5G सेवाओं को भारत के घर घर पहुंचाना कंपनी का लक्ष्य होगा। इस नेटवर्क को देश भर में स्थापित करने के लिए कंपनी 2 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करेगी। जियो देश की सबसे बड़ी मोबाइल सर्विस कंपनी है। रिलायंस के इस ऐलान से भारत में 5G मोबाइल सर्विस बिजनेस में वर्चस्व की एक और जंग छिड़ सकती है। अगली खबर रतन टाटा से जुड़ी है। राइट टू प्राइवेसी को लेकर रतन टाटा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस PS नरसिम्हा की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। दरअसल नीरा राडिया टेप लीक होने के बाद रतन टाटा ने 2011 में निजता के हनन को मुद्दा बनाकर याचिका दाखिल की थी। टाटा की ओर से दलील दी गई थी कि उनके फ़ोन कॉल को बाहर लीक किया जा रहा है, जो आर्टिकल 21(2) के खिलाफ है। इस याचिका पर अंतिम सुनवाई 2014 में हुई थी। इस मामले में सुनवाई के दौरान टाटा की ओर से कॉरपोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया की टेप में रिकॉर्ड की बातचीत रपट मुहैया कराने की बात की गई थी। 2011 में एक सुनवाई के दौरान टाटा के वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट से कहा था कि टेप पर रिकॉर्ड बातचीत की आयकर विभाग के महानिदेशक ने जो जांच रिपोर्ट बनाई है उसे सौंपा जाए, ताकि वह इस मामले में टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं पर कानूनी कार्रवाई कर सके। आपको बता दें कि नीरा राडिया टेप केस क्या है। कॉर्पोरेट दलाल नीरा राडिया की कंपनी टाटा समूह और मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए जनसंपर्क का काम किया करती थी। 2010 में नीरा राडिया की विभिन्न उद्योगपतियों, राजनीतिज्ञों, अधिकारियों और पत्रकारों से फोन पर हुई बातचीत के करीब 800 टेप्स मीडिया में प्रकाशित हुए थे। इस बातचीत के बाद से ही 2G स्पेक्ट्रम घोटाले में नीरा राडिया की भूमिका पर सवाल उठने लगे थे। इन टेप्स में देश के बड़े उद्योगपति रतन टाटा से फोन पर की गई बातचीत भी शामिल है। अगली खबर अंकिता हत्याकांड से जुड़ी है। अंकिता हत्याकांड के मुख्य आरोपी शाहरुख के सहयोगी नईम की गिरफ्तारी के बाद अब कई खुलासे हो रहे हैं। बुधवार को पुराना दुमका की रहने वाली एक नाबालिग मीडिया के सामने आई। लड़की ने बताया नईम उस पर धर्म बदलकर निकाह करने का दबाव बना रहा था। मना करने पर अपने दुबई वाले भाई को बेचने की धमकी देता था। कुछ दिन बाद ही इन्होंने अंकिता को जलाकर मार दिया। पीड़ित लड़की ने कहा, घटना पिछले साल की है। वह कोचिंग जाया आया करती थी। उस समय नईम न सिर्फ उसके साथ छेड़खानी किया करता था, बल्कि उसकी बात नहीं मानने पर पूरे परिवार को बर्बाद करने की धमकी देता था, फोन नंबर मांगता था। पीड़िता ने बताया, एक दिन मैं घर के सामने गली में खड़ी थी, तब नईम ने मुझे अगवा कर लिया, एक कमरे में बंद कर दिया। बाद में परिजनों की शिकायत पर दुमका पुलिस ने मुझे छुड़ाया। पॉक्सो एक्ट के तहत नईम जेल भेजा गया था, लेकिन जब वह जमानत पर छूटा तो मेरे परिवार को केस उठा लेने की धमकी देने लगा। इस बीच अंकिता को जलाकर मार देने की घटना सामने आई। इसमें भी नईम शामिल है। यह सुनने के बाद मेरा परिवार खौफ में है। इसके अलावा नईम ने उसी मोहल्ले की एक केवट परिवार की शादीशुदा महिला को भी अगवा कर लिया था। लगभग 3 महीने तक उसे साथ रखा। बाद में महिला के परिजनों ने पुलिस की मदद ली, तब जाकर उस महिला को छुड़ाया जा सका। पुलिस सूत्रों के अनुसार अंकिता हत्याकांड में नईम की भूमिका महत्वपूर्ण रही है।
उसी ने शाहरुख को ऐसा करने के लिए उकसाया। घटना की रात उसने खुद 60 रुपए का पेट्रोल खरीदकर शाहरुख को दिया था। अंकिता की मौत के बाद दुमका पुलिस ने पॉक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ी है। इससे पहले पुलिस ने अंकिता की उम्र 19 साल बताई थी, जिसे अब सुधार कर 15 साल किया गया। इसके बाद पॉक्सो एक्ट की धाराएं लगाई गई। दुमका की बेटी पर पेट्रोल छिड़क कर जलाने वाले शख्स शाहरुख हुसैन और मोहम्मद नईम का केस दुमका का कोई वकील नहीं लड़ेगा। यह निर्णय डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने लिया है। अगली खबर एलपीजी गैस से जुड़ी है। देश में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में बड़ी कमी की गई है। हालांकि घरेलू सिलेंडरों के दामों में कोई कमी नहीं हुई। इससे होम किचन पर इसका कोई खास असर नहीं होगा। 1 सितंबर से दिल्ली में इंडेन के 19 किलो के व्यावसायिक सिलेंडर के दाम 91.50 रुपये, कोलकाता में 100 रुपये, मुंबई में 92.50 रुपये, चेन्नई में 96 रुपये कम में मिलेगा। 14.2 किलो वाला घरेलू एलपीजी सिलेंडर पुराने दामों पर ही मिलेगा। देश की गैस कंपनियां हर माह की पहली तारीख को गैस सिलेंडरों के दाम तय करती है। 1 अगस्त को भी कमर्शियल सिलेंडर के दामों में 36 रुपये की कमी की गई थी। कमर्शियल एलपीजी गैस का इस्तेमाल अधिकतर होटलों, खाने पीने की दुकानों आदि में होता है। इससे उन्हें दाम में कमी से बड़ी राहत मिलेगी। यह लगातार चौथा महीना है जब कमर्शियल गैस के दाम घटे हैं, जबकि 1 अप्रैल को इस सिलेंडर के दाम 249.50 रुपये बढ़ाए गए थे। वहीं देश में घरेलू सिलेंडरों की कीमत में जुलाई के बाद से कमी नहीं की गई। दिल्ली में घरेलू सिलेंडर 1053 रुपये में मिल रहा है, तो वहीं कोलकाता में 1079 रुपये में और मुंबई में 1052 रुपये में, तो चेन्नई में 1067 रुपये में मिल रहा है। अगली खबर प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 सितंबर को मंगलुरु का दौरा करेंगे। इस दौरान वह करीब 3800 करोड़ रुपए की मशीनीकरण और औद्योगिकरण परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार प्रधानमंत्री न्यू मैंगलोर पोर्ट अथॉरिटी द्वारा शुरू किए गए कंटेनरों और अन्य कार्गो को संभालने के लिए बर्थ नंबर 14 के मशीनीकरण के लिए 280 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना का उद्घाटन करेंगे। मैकेनाइज्ड टर्मिनल से कार्य कुशलता बढ़ेगी और टर्न अराउंड समय, बर्थिंग से पहले की देरी और बंदरगाह में रहने के समय में लगभग 35% की कमी आएगी, जिससे कारोबारी माहौल को बढ़ावा मिलेगा। परियोजना के पहले चरण को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, जिसे संचालन क्षमता में 4.2 MTPA जुड़ गया है, जो 2025 तक बढ़कर 6 MTPA हो जाएगा। मोदी उस दिन बंदरगाह द्वारा शुरू की गई करीब 1000 करोड़ रुपए की 5 परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ट्वीट कर कहा कि कल 2 सितंबर मैं मंगलुरु की अपनी बहनों और भाइयों के बीच रहने की आशा करता हूं और वहां 38,000 करोड़ का प्रमुख परियोजनाओं का उद्घाटन होगा, उनका शिलान्यास किया जाएगा। ये महत्वपूर्ण कार्य मशीनीकरण और औद्योगिकरण से संबंधित है। आज के न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तो मिलते हैं कल रात 9 बजे फिर नए बुलेटिन के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। धन्यवाद। शुभ रात्रि।